अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को विच इज़ ऑन मटेरियल्स। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर सिविल डिपार्टमेंट, जो कि सब्जेक्ट है हमारा बेसिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो लेक्चर जो है हमारा वो है मटेरियल्स पे, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती है: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे मटेरियल्स के बारे में, जो कि हम इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी एक्चुअल डेफिनेशंस क्या हैं, और उसमें हम थोड़ी सी अगर वेरिएशंस करना चाहते हैं मटेरियल्स की कंडक्शन में तो वो किस तरह से करते हैं। इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मटेरियल्स, द मैटर फ्रॉम विच अ थिंग इज और कैन बी मेड, दैट इज कॉल्ड अ मटेरियल, राइट। सो मटेरियल क्या होता है कि अ मैटर, कोई भी चीज़ हो सकती है, फ्रॉम विच अ थिंग और इज और कैन बी मेड। किसी भी चीज़ से अगर आप कोई चीज़ बना सकते हैं या बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ मटेरियल। जैसे वुड है, वुड से हम चेयर बनाते हैं, वुड इज़ अ मटेरियल एक्चुअली। अब शीशा है, शीशे से हम डिफरेंट हाउस होल्ड चीज़ें, ग्लासेस हैं, ग्लास है, इसके अलावा बर्तन वगैरह बनाते हैं, तो वो मटेरियल है हमारे पास, शीशा। इसी तरह से कोई भी ऐसा मैटर जिससे कोई चीज़ बनाई जा सकती है या बनाई जाती है, उसको मटेरियल कहते हैं। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन कौन सी अवेलेबल होती है नॉर्मली, हम इलेक्ट्रिकल के फॉर्मेशन में इसको डिस्कस करेंगे, विच इज़ वन ऑफ देम इज अ कंडक्टर, अदर वन इज एन इंसुलेटर, एंड द थर्ड वन इज द सेमी कंडक्टर। तो हमारे पास जो नॉर्मली इलेक्ट्रिकल में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं मटेरियल की फॉर्मेशन में, वो तीन चीज़ें होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। एक हमारे पास कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है, और एक हमारे पास सेमी कंडक्टर होता है। नॉर्मली मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताता हूँ। कंडक्टर तो हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं। जो हमारी तारें होती हैं एक्चुअली वो सारी कंडक्टर है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, ताकि हमारे कनेक्शंस जो हैं वो बल्ब हमारे इससे चलते हैं, सारी इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स से चलती हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो कि हम उस दिन हमने जब सर्वे किया था ट्रांसफार्मर्स का, तो उसमें भी मैंने इंसुलेटर्स देखे थे। ऐसी चीज़ जो कंडक्ट नहीं करती एक्चुअली, उसको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। तो इंसुलेटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि कोई ऐसी एक ऐसा पार्ट जो कि कंडक्टिव है, उसको एक ऐसे पार्ट जो कि कॉमनली ह्यूमन यूजेज में आता है, उससे डिस्कनेक्ट करने के लिए, उससे सेपरेट रखने के लिए हम इंसुलेटर यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने इंसुलेटर्स अब देखें, खंबे के ऊपर जहाँ से भी तार गुजर रही थी, तो उसको खंबे से कनेक्ट करने के लिए, उसको उस टावर से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास हर वक्त एक इंसुलेटर अवेलेबल होता था। ये हमने उस सर्वे में देखा था। और थर्ड वन इज़ द सेमीकंडक्टर। ये हम इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस में यूज़ करते हैं कंडक्शंस के लिए। तो अब इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं एनर्जी बैंड्स इन अ मटेरियल। एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं? इन सॉलिड मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स फॉर्म बैंड्स ऑफ द अलाउड एनर्जीज। एनर्जी बैंड्स क्या होता है कि एक तरह से आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं, आपके कंडक्शन, आपका जो भी मटेरियल होता है उसमें एक्चुअली एक एनर्जी लेवल उसमें क्रिएट हुए होते हैं। अब एनर्जी लेवल का क्या मतलब है? एनर्जी लेवल का मतलब है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कितनी एनर्जी चाहिए उसमें से मूव ऑन करने के लिए, टू और कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को। तो हर मटेरियल के अंदर उसके स्पेसिफिक एनर्जी बैंड्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर हम देखें एनर्जी लेवल्स की बेसिस पे, तो कौन कौन से बैंड होते हैं हमारे पास? एक वैलेंस बैंड होता है। वैलेंस बैंड क्या होता है कि आउटर मोस्ट बैंड फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस बैंड भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारे पास जितने भी मटेरियल्स होते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली एटम्स के बने होते हैं, अब वो कॉपर भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, स्टील, कुछ भी हो सकता है। तो उनका जो आउटर मोस्ट जो बैंड होता है उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड में क्या होता है कि द कंडक्शन बैंड इज द बैंड ऑफ द ऑर्बिटल दैट आर हाई इन एनर्जी एंड आर जनरली एम्प्टी, राइट। कंडक्शन बैंड में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो हमारे पास अवेलेबल होती है, क्योंकि बैंड्स के लेवल होते हैं ना, सबसे नीचे हमारे पास बैलेंस बैंड होता है, उसके बाद फिर हमारे पास दरमियान में एक एनर्जी गैप भी होता है, उस सबसे ऊपर हमारे पास जो इसमें जिसकी सबसे एनर्जी हाई होती है वो हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है। और नॉर्मली ये एम्प्टी होते हैं। एम्प्टी इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आपने कंडक्शन करवानी है तो उस कंडक्शन बैंड के अंदर ही आपको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए हमें आपके मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि अब क्योंकि इसका आगे डिस्कस करेंगे कि मेटल्स में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में क्या मतलब कहाँ पे डिफरेंस आता है, इंसुलेटर्स में कहाँ पे आता है, और कंडक्शन कब होती है हमारे पास। तो इस चीज़ को, और एनर्जी गैप जो है वो दरमियान में कब ख़त्म हो जाता है हमारे पास, और कंडक्शन कैसे शुरू होती है, उस चीज़ को हम देखेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग हम उन बैंड्स को डिस्कस करते हैं। तो वैलेंस बैंड हमारे पास क्या हुआ, तो सबसे आउटर मोस्ट जो फील्ड विद इलेक्ट्रॉन्स जो बैंड होता है वो हमारे पास वैलेंस बैंड होता है। कंडक्शन बैंड क्या होता है, जो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला जो बैंड होता है हमारे पास, वो हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है।
और इसके अलावा नॉर्मली ये एम्प्टी होता है। और उसके दरमियान में क्या होता है कि इन दोनों के दरमियान में हमारे पास एक गैप होता है, इसको एनर्जी गैप कहते हैं। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड द एनर्जी गैप, इसको एनर्जी गैप भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 3 बैंड्स अवेलेबल थे। तो पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड करने के क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंप्लीटली फील्ड बैंड कैन नॉट मूव सिंस ऑल द स्टेट्स ऑक्युपाइड। इट्स अ पॉलीज प्रिंसिपल। अब पॉलिस प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर सकते किसी भी जगह पे। क्यों? क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन्स के जो आपके जो मूवमेंट कैसे करेंगे जब आपके पास सारे आपके एटम्स की जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जरूर जो उनकी ज़रूरत है अगर वो कंप्लीट हो चुकी है, तो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में कैसे मूव ऑन करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स में मूव नहीं करते, कंप्लीटली फील्ड बैंड्स में मूव नहीं करते इस तरह से। अब फॉर एग्जांपल आपके वैलेंस बैंड में आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, तो अब एक मैं जस्ट अभी सिर्फ वैलेंस बैंड की बात कर रहा हूँ कि वैलेंस बैंड में आपस में इधर उधर मूव नहीं करते, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स इन अ पार्शियली फील्ड बैंड कैन मूव सिंस दे आर फ्री स्टेट्स टू मूव। अब क्या होता है कि देखें, वैलेंस बैंड है, तो वैलेंस बैंड के अंदर जब आपके पास पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, मतलब वो आपके पास पार्शियली फील्ड है, उसमें फॉर एग्जांपल आपके वैलेंस बैंड में अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल से ले रहा हूँ, तो अगर 20 इलेक्ट्रॉन उसमें रिजाइड कर सकते हैं और 20 के 20 इलेक्ट्रॉन्स उसमें अवेलेबल हैं, तो आपस में तो वो जगह पे मूव नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल इस तरह देता हूँ, एक क्लास में टोटल 20 चेयर्स हैं और 20 के 20 स्टूडेंट्स उसमें बैठे हैं, तो अब वो कैसे आपस में एक तरह की चेयर्स मतलब स्वैप कर सकते हैं? लेकिन कोई एम्प्टी स्पेस तो है ही नहीं जिसकी वजह से वो किसी और जगह पे जा के बैठ सकें, राइट। लेकिन अगर उन 20 चेयर्स पे टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं वो 10 है, इसका मतलब है कि आपके पास वो क्लास जो है वो पार्शली फील्ड है। इसका मतलब है आपके पास 10 चेयर्स एम्प्टी हैं। अब अगर कोई भी स्टूडेंट मूव करना चाहता है किसी और सीट पर, तो वो आराम से मूव कर सकता है बगैर किसी और को डिस्टर्ब किए। तो इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरह से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन अ पार्शली फील्ड बैंड जिसमें आपके पास स्पेसेस अवेलेबल हों कैन मूव सिंस दे आर फ्री स्टेट्स टू मूव टू, ठीक है, क्योंकि आपके पास फ्री स्टेट्स फ्री चेयर्स मौजूद हैं, तो वो आप मूव ऑन कर सकते हैं विद इन द बैलेंस बैंड। सो ओनली वे टू मूव वुड बी टू जंप इनटू द नेक्स्ट हायर बैंड नीड्स एनर्जी। अब देखें क्या होता है कि आपने जब कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करना है, कंडक्शन बैंड में मूव करने के लिए क्या होता है कि आपको एनर्जी चाहिए। अब बैलेंस बैंड जो है मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं। अब ग्राउंड फ्लोर जो है वो आपका बैलेंस बैंड है, ठीक है, और जो फर्स्ट फ्लोर है वो आपका कंडक्शन बैंड है। अब जब आपने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो आपको एनर्जी चाहिए होगी। मतलब अगर हम अपनी टर्मिनोलॉजीज में देखें, हमें प्रोटीन चाहिए होंगे, एनर्जी चाहिए होगी चलने के लिए, ऊपर जाने के लिए। अगर वो एनर्जी हमें होगी तो हम ऊपर कंडक्शन बैंड में जा सकेंगे, राइट। तो कंडक्शन बैंड में जाने के लिए हमें एनर्जी ज़रूरत होती है, और अगर देखा जाए तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के जाने के लिए जो एनर्जी यूटिलाइज होती है, दैट इज़ एक्चुअली द एनर्जी गैप बिटवीन द ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। और अगर हम इसको अपनी टर्म में देखें, तो दैट इज़ द एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। तो इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी गैप है, अब उनको फिल करने के लिए, अब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर जाएगा, और अगर आप उसमें एनर्जी इतनी अवेलेबल नहीं है तो वो ऊपर मूव नहीं कर सकेगा कंडक्शन बैंड के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपने याद रखने हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मूव ऑन करते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन द एनर्जी गैप की बेसिस पे हम आप क्लासिफिकेशन देखेंगे मटेरियल्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें इंसुलेटर्स का, अब इंसुलेटर्स क्या होता है कि इंसुलेटर्स में, अब देखिए इसमें इंसुलेटर्स में क्या है, कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड, ठीक है। अब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना है कंडक्शन बैंड में। अगर कोई मटेरियल कंडक्ट करता है तो कंडक्ट करने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कंडक्शन बैंड में, ठीक है। अब जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करवाना है तो उसके लिए तो हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब उस एनर्जी गैप की बेसिस पे मटेरियल्स को मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन की गई है। अब इंसुलेटर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपने कंडक्शन करवानी है इंसुलेटर मटेरियल के अंदर, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। इसी तरह से सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में जो आपके पास वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, उसके दरमियान में जो गैप होता है एनर्जी का वो कम होता है। तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे कम एनर्जी देनी पड़ेगी उनको मूव करवाने के लिए टूवर्ड्स द कंडक्शन बैंड फ्रॉम वैलेंस बैंड।
और अगर हम कंडक्टर्स को देखें तो कंडक्टर्स में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े बहुत अलग वैलेंस बैंड में मौजूद है वो कंडक्शन बैंड में भी मौजूद है, दोनों ओवरलैप करते हैं। मतलब आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत ही नहीं है इसे। आपके सिंपल रूम टेम्परेचर के ऊपर भी कंडक्शन आराम से हो रही होती है, क्योंकि एनर्जी गैप जो है वो है ही नहीं, बिल्कुल वो ओवरलैप कर रहे हैं। जबकि सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा गैप है, वहाँ पे आपको थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। इस तरह से इंसुलेटर में तो बहुत ज़्यादा गैप है। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि जो आपका जो फर्स्ट फ्लोर है कंडक्टर्स के लिए, सॉरी आपका जो ग्राउंड फ्लोर है कंडक्टर्स के लिए, वही आपका वैलेंस बैंड भी है, वही आपका कंडक्शन बैंड भी है ग्राउंड फ्लोर कंडक्टर के लिए। लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए देखें तो क्या होगा कि जो सेमीकंडक्टर है उसमें आपका जो ग्राउंड फ्लोर है वो आपका वैलेंस बैंड है और आपका फर्स्ट फ्लोर जो है वो कंडक्शन बैंड है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी। और अगर इंसुलेटर की फॉर्मेशन में देखते हैं तो इस तरह से कह लें कि जो वैलेंस जो आपका ग्राउंड फ्लोर है वो आपका वैलेंस बैंड है, और जो आपका फोर्थ फ्लोर कह लें आप, फोर्थ फ्लोर जो है वो आपका कंडक्शन बैंड है। तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी टुवर्ड्स मूव करने के लिए टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड इन इंसुलेटर। तो इन एनर्जी गैप्स की सिनेरियोज की बेस पे हम देखते हैं कि हमारे पास कंडक्शन जो है वो किस मटेरियल में ज़्यादा आसान है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास कंडक्शन जो है वो कंडक्टर में बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इन दोनों में एनर्जी गैप तो है ही नहीं, वो तो ओवरलैप करते हैं। और सिंपली रूम टेम्परेचर के ऊपर भी वो मटेरियल कंडक्ट कर सकता है। जबकि अगर हम सेमीकंडक्टर को यूज़ करते हुए उसको सेमीकंडक्टर को यूज़ करते हैं कंडक्शन के लिए, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। और अगर हम इंसुलेटर को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि इनसफिशियंट है। ओके, तो अब कंडक्टर्स को देखते हैं। सो मटेरियल कैपेबल ऑफ कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, मटेरियल विच हैज मोबाइल चार्ज कैरियर, मोबाइल चार्ज कैरियर्स, राइट, दिस इज द कंडक्टर। जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने की कैपेबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड द कंडक्टर। A metal which is a good conductor of electricity called a conductor. A material, it's not a metal, it's a material which is a good conductor of electricity, that is called a conductor. अब कंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्टर द वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड ओवरलैप, ये भी हमने पिक्चर्स में देखा है। So practically the energy gap is zero. Thus electrons need a very little energy to stay in conduction band and conduct electricity. तो ये देखें कि जैसे हमने मेटल्स में देखा है कि यहाँ पे आपके पास जो कंडक्शन बैंड है और आपके पास जो वैलेंस बैंड है मेटल्स के अंदर वो ओवरलैप करते हैं, जिसकी प्रैक्टिकली जो बाउंड्री है वो जीरो है, एनर्जी गैप है ही नहीं आपका। तो क्या होता है कि जो नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट आपके कंडक्शन बैंड में ही रिसाइड करते हैं, और आपको हल्की एनर्जी क्या मतलब आपको जस्ट रूम टेम्परेचर पे भी आप ये कंडक्शन आराम से कर सकते हैं। इसीलिए देखें अब सर्दियों में भी हमें जो हमारे पास वायरिंग हुई हुई है हमारे घर में वो आराम से कनेक्ट करती है, हमें कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंसुलेटर्स होते हैं हमारे पास, तो इंसुलेटर्स को हमें एनर्जी देनी पड़ती कंडक्शन करवाने के लिए, और उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस होने थे। So for metals, these empty states are adjacent to filled states. Generally, energy supplied by the electric field is enough to stimulate electrons into an empty state. तो अब अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, देखें एक मिनट मैं पीछे बताता हूँ यहाँ पे। अब अगर हम देखें इस पिक्चर में नीचे वाले में, तो अब क्या है कि आपको उस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि मेटल्स के लिए दीज एम्प्टी स्टेट्स आर एडजेसेंट टू फील्ड स्टेट्स। मतलब आपके पास जो कंडक्शन बैंड है वो बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है आपके पास जो आपके पास वैलेंस बैंड के है। तो आपने सिर्फ एक धक्का सा दे रहा है उसको। जनरली एनर्जी सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि वही एनर्जी है उसके लिए बहुत होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं मूव कर जाते हैं फॉरन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। सो फॉर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन से होते हैं? मेटल्स होते हैं हमारे पास अवेलेबल, राइट, जो कि लिक्विड विद आयंस भी हमारे पास होते हैं। अब लिक्विड विद आयंस हम कैसे यूज़ करते हैं? जो कि हमारे पास बैटरीज में लिक्विड्स होते हैं। उसके बाद प्लाज्मा भी हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कॉपर हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एल्यूमिनियम भी हमारे पास एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, इंसुलेटर क्या होता है हमारे पास? A material with no or a very few free charge carriers, that is called insulator. अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास या तो बिल्कुल चार्ज कैरियर नहीं होती है, बहुत थोड़े से होते हैं, उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। अब गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इन केस ऑफ इंसुलेटर इज वेरी वाइड, अबाउट 3 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज अ सफिशिएंट एनर्जी। तो अब इनके दरमियान गैप जो है वो अगर हम वोल्टेज के इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्मेशन में देखें तो वो 3 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और अगर हम देखें सेमीकंडक्टर में, दैट इज ऑलमोस्ट आई थिंक 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर कंडक्टर में देखें तो वो तो 0 पॉइंट समथिंग में आता है।
तो इंसुलेटर्स में हमारे पास क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. In an insulator, the valence band is filled with electrons, so electrons cannot move within the valence band. अब इंसुलेटर में क्या होता है कि जो आपका वैलेंस बैंड, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो बर्नौलीज इक्वेशन थी उसमें क्या था कि जब आपका अगर आपका वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी स्विच नहीं कर सकते स्पेसेस अपनी. मतलब अगर सीटें खाली ही नहीं है तो वो कहाँ मूव करेंगे. तो इसी तरह से इंसुलेटर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड इज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, सो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव विद इन द वैलेंस बैंड. विद इन द वैलेंस बैंड वो मूव नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द कंडक्शन. तो कंडक्शन अगर आपने करवानी है तो आपने क्या करवाना होगा, उनको वैलेंस बैंड से मूव ऑन करवाना होगा टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड, राइट. Thus, energy of more than energy gap must be supplied to the electrons. अब जब आपने एनर्जी आपने कंडक्शन करवानी है तो आपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना है फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. आप उसको मूव करवाने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड आ गया, एनर्जी. तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्योंकि गैप ही बहुत ज्यादा है आपके पास तो आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड उसको सप्लाई करनी पड़ेगी. तो अब हमारे पास कौन कौन से इंसुलेटर के जो मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, हमारे पास कॉर्ड्स है, हमारे पास प्लास्टिक है और ग्लास है. ये हमारे पास इंसुलेटर मटेरियल्स हैं. So energy gap between valence band and conduction band is so high that it requires very high energy to move electrons from valence and to the conduction band. If we apply high voltage or raise the temperature of a material to produce conduction, that material may break down. Right. अब देखें, जब इलेक्ट्रॉन्स को आपने मूव करवाना है इंसुलेटर्स के सिनेरियो में फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, तो आपको क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी. अब एनर्जी दो तरह से प्रोवाइड की जा सकती है, या तो आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दें या आप उसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड करें, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें उस पर. ठीक है. तो अब दोनों सिनेरियो में अब इसकी एनर्जी गैप इंसुलेटर का इतना ज्यादा है कि अल्टीमेटली कंडक्शन से पहले ही आपका जो है वो जो मटेरियल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, जल जाएगा. आप इस तरह से कह सकते हैं, जल सकता है वो आपका मटेरियल. तो इसलिए नॉर्मली हम कंडक्शन बैंड में इंसुलेटर में कंडक्शन करते ही नहीं है, क्योंकि आपको इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है. तो उसके कंडक्शन होने से पहले ही आपका मटेरियल ही ब्रेक डाउन हो जाता है. वो सप्लाई की फॉर्मेशन में कंडक्शन बैंड में भी पहुंचा ही नहीं होता, उससे पहले आपका मटेरियल जल जाता है. तो ये था हमारे पास एनर्जी गैप का सिनेरियो इन इंसुलेटर्स का. सो ओके, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, इट इज अ मटेरियल हुज कंडक्शन प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, राइट. अब देखें किस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अब मेटल्स मटेरियल जो मेटल्स थे हमारे पास, जो कंडक्टर्स थे हमारे पास, उसमें क्या होता है, एनर्जी गैप ओवरलैप करता है, मतलब एनर्जी गैप होता ही नहीं है. और इंसुलेटर्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होता है दोनों के दरमियान में. कि इन दोनों के दरमियान में जो आपका बैलेंस बैंड और आपका कंडक्शन बैंड है. लेकिन इन दोनों के इन बिटवीन क्या होता है, सेमीकंडक्टर, जिसका एनर्जी गैप ना ओवरलैप करता है ना बहुत ज्यादा होता है, इन बिटवीन होता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के. तो इसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं. In terms of energy band, semiconductor materials have may defined as material which have almost empty the conduction band and almost filled valence band with a very narrow energy gap of 1 electron volt. तो सेमीकंडक्टर में दोनों खसूसियात होती हैं आपकी, आपके इंसुलेटर्स की भी, जिसमें जैसे इसमें डेफिनेशन में बताया गया कि आपका ऑलमोस्ट जो वैलेंस बैंड है वो फिल्ड होता है. और नॉर्मली इंसुलेटर्स में भी हमारा यही होता है कि वैलेंस बैंड हमारा फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ. आपके इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी इधर उधर अपनी पोजीशन मूव नहीं कर सकते. लेकिन फिर कनेक्टर की डेफिनेशन, कनेक्टर की खसूसियत इसमें भी इसमें होती है. वो क्या चीज़ है हमारे पास, वो ये है कि आपके पास जो एनर्जी गैप है, जो कि आपका कंडक्शन बैंड का और वैलेंस बैंड का एनर्जी गैप है वो कम होता है, ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल. तो देखें इसमें दोनों की खसूसियात हैं, इंसुलेटर की भी है और कंडक्टर की भी है. तो ये हमारे पास पिक्चर थी कि दोनों के. अब देखें इस पिक्चर्स के थ्रू, इस इमेज के थ्रू भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो सेमी कंडक्टर की जो डेफिनेशन है, दैट इज एक्चुअली इन बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर. ना गैप बहुत ज्यादा है इंसुलेटर की तरह, ना गैप बहुत कम है कंडक्टर की तरह. So energy gap is so small that very little energy is needed to transfer electrons from valence band to the conduction band. Right? Energy gap बहुत ही कम होता है कि आप अपने जो इलेक्ट्रॉन्स को है उसको थोड़ी सी एनर्जी देके मूव करवा सकते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. इवन द थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर इज इनफ. आप इवन रूम टेम्परेचर पे भी आपके पास जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो कंडक्ट करती हैं. लेकिन अगर आप इनको ज़्यादा बेटर परफॉर्म करवाना है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा उसका. By raising the temperature, more and more electrons will be transferred to the conduction band. Exactly. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम बैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. और जब वो मूव करेंगे फ्रॉम बैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, इसका मतलब है कि आपके पास जो कंडक्शन है, आपके पास जो उसकी जो कंडक्शन कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी.
This process results in increase in conductivity with increase in temperature, right? तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि हमारे पास जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे पास उसकी जो कंडक्शन की कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है। ये सिर्फ सेमीकंडक्टर में ही होता है। और अगर हम इंसुलेटर में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इतना बढ़ाने के बाद भी जब उसकी कंडक्शन स्टार्ट होती है, कंडक्शन से पहले ही हमारे पास इंसुलेटर मटेरियल हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हमारे पास कौन कौन से जो मटेरियल्स हैं जो कि हमारे पास सेमीकंडक्टर्स की टर्मिनोलॉजीज में आते हैं, विच वन इज जर्मेनियम एंड अदर वन द सिलिकॉन। तो ये कुछ एनर्जी गैप्स हैं। आप अब देखें, डायमंड जो है वो हमारे पास इंसुलेटर है। अब डायमंड का एनर्जी गैप अगर हम देखें तो 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, सिलिकॉन का 1.11 है। इसी तरह से ये कॉपर है, इसका 2.1, ये कॉपर ऑक्साइड एक्चुअली, दैट इज नॉट अ प्योर कॉपर। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं और ये उनके सिंबल्स हैं और ये उनके एनर्जी कैप्स अवेलेबल है। अब जर्मेनियम का देखें 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि हमारे पास सेमीकंडक्टर है। तो इस तरह से ये मैंने कुछ लिस्ट ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो आपके पास रखी है। लेकिन डायमंड जो है दैट इज एक्चुअली नॉट अ सेमीकंडक्टर, इसको हम कंडक्टर ही कहेंगे, इंसुलेटर ही कहेंगे, क्योंकि इसमें प्योरली कार्बन है। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास, अब सेमीकंडक्टर की भी फर्दर टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर होता है, और एक हमारे पास दूसरा क्या होता है, एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर अवेलेबल होता है हमारे पास। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज फर्दर क्लासिफाइड इन द टू टाइप्स। ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है कि प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब ये है कि उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, वो तो उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स सिलिकॉन के ही होंगे। अगर वो जर्मेनियम का है तो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके जर्मेनियम के ही इंक्लूडेड होंगे। और एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि जिसको हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं उसकी कंडक्शन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं क्योंकि हम उसमें उस पर डोपिंग करते हैं। क्योंकि आप देखें, आप जब भी कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसको एक्चुअली हम डोपिंग कहते हैं। तो उस डोपिंग की बेस पे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है हमारे पास, उसकी दो जो कैटेगरीज होती है, एक हमारे पास होती है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरी हमारे पास होती है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो डोपिंग क्या होती है? डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू अल्टर देयर प्रॉपर्टीज। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या था हमारे पास? प्योर मटेरियल था, जिसमें सिर्फ प्योर आपके पास, अगर आपके पास सिलिकॉन है तो सारे के सारे आइटम आपके पास सिलिकॉन के ही अवेलेबल है उसमें। और जब आप उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए, तो वो उस प्रोसेस को, एडिशन के प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। और जो नया मटेरियल फॉर्म होता है उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज वन व्हिच इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म, राइट? अब प्योर फॉर्म, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सारे के सारे एटम्स आपके सिलिकॉन के, सारे के सारे एटम्स आपके जर्मेनियम के ही होंगे। अब फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब है कि जो दो जो है आपके कंडक्शन बैंड और आपके पास जो वैलेंस बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप होता है उसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। अब प्योर जर्मेनियम में वो कितना है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और प्योर सिलिकॉन में वो कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, so energy gap is so small that even at an ordinary room temperature, there are many electrons which possess the sufficient energy to jump across to the small energy gap between the valence band and conduction band. अब क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर आपके पास क्योंकि एनर्जी गैप कम होता है बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, तो क्या होता है कि आपके पास इवन एट अ स्मॉल रूम टेम्परेचर पे भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं इन योर कंडक्शन बैंड। Alternatively, an intrinsic semiconductor may be defined as one in which number of conduction electrons is equal to the number of holes, right? अब इसमें क्या होता है कि अब देखें, फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि आपके पास 20 चेयर्स ही अवेलेबल, ये आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, तो मैं इसको दोबारा से सिंप्लीफाई करने के लिए बता रहा हूँ आपको कि अब 20 चेयर्स थी, 20 चेयर्स का मतलब है कि जब अब वो 20 चेयर्स ही फील्ड है, ठीक है। और अब आप इस तरह से एग्जांपल लें कि आपके पास टोटल दो क्लासरूम्स हैं, क्लासरूम नंबर ए, क्लासरूम नंबर बी। अब क्लासरूम नंबर ए के अंदर आपके पास 20 चेयर्स अवेलेबल है और क्लास रूम नंबर बी में भी आपके पास 20 चेयर्स अवेलेबल है। लेकिन 20 के 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास रूम नंबर ए पर बैठे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि एक स्टूडेंट जो है वो क्लास रूम नंबर ए से उठकर चला जाता है क्लास रूम नंबर बी में। तो इसका क्या मतलब होगा कि आपके क्लास रूम ए में एक चेयर खाली हो गई है, तो वो इसका मतलब है वहां पे एक गैप क्रिएट हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। अब वो एक चेयर खाली है, तो इसका मतलब है क्लासरूम नंबर ए के अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है कि कोई भी अपनी जगह
छोड़कर उस खाली पोजीशन पे जाके बैठ सकता है, राइट। या अगर वो उसमें एनर्जी है तो वो क्लासरूम नंबर ए को छोड़ के बी में भी जा सकता है। तो इस लाइन का यही मतलब था कि एक्चुअली कंडक्शन में जो होता है सेमीकंडक्टर की, वो क्या होता है कि होल्स इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट इक्वल होती है, कि कंडक्शन दोनों की वजह से ही हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी हो रही होती है और होल्स की वजह से भी होती है, क्योंकि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के जाता है तो वहां पे वो एक एम्प्टी स्पेस छोड़ देता है, जिसको होल कहते हैं। So electrons moving to the conduction band leave holes, right, behind under the influence of applied electric field. Yes. अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, तो वो क्या करता है, अपन पोजीशन छोड़ के कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है। अब जब वो अपनी पोजीशन को छोड़ता है तो पीछे आपके पास एक एम्प्टी स्पेस, जिसको होल कहते हैं, वो जगह खाली रह जाती है। सो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप इनटू द होल, थस क्रिएटिंग अ न्यू होल, राइट। अब क्या हुआ कि जैसे वही मैंने एग्जांपल दी कि आपकी क्लास ए क्या था कि कोई और स्टूडेंट उठ के उस लड़के की चेयर पे, जहाँ पे उसने एम्प्टी स्पेस बन चुकी थी, वहां पे मूव कर सकता है विद इन द दैट सेम ए क्लास, ठीक है। तो क्या होता है कि अब वो होल, अब पहले वो एम्प्टी स्पेस वहां थी, अब एम्प्टी स्पेस कहाँ बन गई, दूसरी दूसरी लाइन के अंदर, जहां से वो स्टूडेंट उठ के आया। तो अब देखें कि होल भी एक अपनी जगह पे चेंज कर रहा है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप इनटू द होल, थस क्रिएटिंग अ न्यू होल, राइट। सो होल्स कैन मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसी तरह से अब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को ही हम होल से कंसाइड कर रहे हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो होल जो है वो दूसरी जगह पे क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपके पास टोटल 10 सीट्स हैं। अब देखें, एक वो 10 सीट्स में से 10वीं सीट खाली है, 9 के 9 फील्ड है। अब जब इसका मतलब है होल किस पोजीशन पे है इस टाइम, 10 नंबर पे है। अब एक स्टूडेंट जो है वो सीट नंबर 5 से उठता है और वो जाके सीट नंबर 10 पे बैठ जाता है, इसका मतलब है सीट नंबर 10 फिल हो गई है। तो होल कहाँ मूव कर गया, होल मूव कर गया सीट नंबर, पोजीशन नंबर 5 पे। तो इसका मतलब है होल्स भी मूव करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन में। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ऑब्वियसली तो आपके होल्स भी मूव करेंगे, आपके नई जगह एम्प्टी स्पेसेस बनेंगी। So holes can move under the influence of an applied electric field, just like the electrons, and both of them contribute to the conduction. और अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देखें, जिसको हम डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, सेमीकंडक्टर विद स्मॉल एडमिक्सचर ऑफ ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट एटम्स, ठीक है। इसमें हम थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और इम्प्योरिटी दो तरह की ऐड करते हैं, या तो ट्राइवैलेंट एटम्स ऐड करते हैं या पेंटावैलेंट एटम ऐड करते हैं। Those intrinsic semiconductor to which some suitable impurity or doping agent or doping has been added in extremely small amount. अब जब आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इम्प्योरिटी ऐड करने की अमाउंट भी बहुत ही, मतलब हमें उसको प्रिसाइज रखना होता है, और बहुत थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड करनी होती है। और वो कितनी है, अबाउट 1 part in 108। मतलब अगर आपके पास 108 बच्चे हैं सेम कैटेगरी के, तो उसमें आप सिर्फ एक बच्चा किसी और कैटेगरी का इंक्लूड कर सकते हैं, 108 बच्चों के अंदर सिर्फ एक बच्चा। तो इस तरह की इम्प्योरिटी, इतनी प्रिसाइज इम्प्योरिटी ऐड करनी होती है आपने। So they are called the extrinsic or impure semiconductor. So अगर हम टाइप्स देखें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की भी अगर फर्दर टाइप्स है हमारे पास, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डोपिंग मटेरियल। अब डोपिंग पे ही डिपेंड करता है। अब देखिए आपके पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है, आप उसकी डोपिंग करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। अब वो जिस चीज की आप डोपिंग कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आप डोपिंग किस चीज की कर रहे हैं। तो उस डोपिंग की बेस के ऊपर आपके पास जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी फर्दर सब डिवाइडेड दो क्लासेस हैं। एक हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिसको हम डोनर भी कहते हैं, और एक हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसको हम एक्सेप्टर भी कहते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने मटेरियल्स को डिस्कस किया, हमने कंडक्टर्स को डिस्कस किया, हमने इंसुलेटर्स को डिस्कस किया, हमने सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस किया, सेमीकंडक्टर्स की फर्दर टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और उसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की सिर्फ अभी हमने टाइप्स को देखा है। और इसके अलावा एनर्जी गैप को डिस्कस किया कि एनर्जी गैप्स की फॉर्मेशंस में हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स को, और कंडक्शन बैंड क्या होता है हमारे पास, एनर्जी गैप क्या होता है हमारे पास, वैलेंस बैंड में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक कि मटेरियल्स के बारे में, तो इसको आप कवर अप कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।